नमस्कार दोस्तों, जेम्स कैमरॉन की नई अवतार फिल्म ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पिछले एक साल में किसी बॉलीवुड फिल्म ने दुनिया भर में इतने पैसे नहीं कमाए जितने अवतार ने सिर्फ इंडिया से कमा लिए। इंडिया में इस फिल्म की कलेक्शन 360 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुकी है ऑलरेडी, और ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही ये दंगल फिल्म को भी पीछे छोड़ देगी। वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट किया जा रहा है ये फिल्म $2 बिलियन से ज्यादा कमा सकती है, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। सबसे ज्यादा तारीफ करी जा रही है इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स की। इतना जबरदस्त एनिमेशन यूज किया गया है कि सब कुछ असली लगता है, मानो ये फिल्म नहीं बल्कि असल दुनिया हो। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं ये फिल्म नहीं बल्कि एक्चुअली में असल दुनिया है। मतलब इस सेंस में नहीं कि पैंडोरा एक्चुअली में एक प्लेनेट है जो एग्जिस्ट करता हो, बल्कि इस सेंस में कि जो जेम्स कैमरॉन ने पैंडोरा पर दुनिया बनाई है वो एक रिफ्लेक्शन है हमारी असल जिंदगी की, धरती की। गहराई से देखोगे इस फिल्म को तो आपको दिखेगा कि छोटी से छोटी डिटेल जो इस फिल्म में दिखाई गई है वो धरती पर मौजूद किसी न किसी असल इशू की रिफ्लेक्शन है। दोनों अवतार की फिल्मों में जो ओवरऑल थीम रही है उसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। ये फिल्म इंपीरियलिज्म और क्रॉनी कैपिटलिज्म को दर्शाती है। कॉलोनाइजर्स एक नई जगह पर मूव इन करते हैं, जो नेटिव ट्राइबल लोग हैं वहां रहने वाले, उन्हें डिस्प्लेस किया जाता है या मार दिया जाता है। दुनिया भर में हमें ये चीज ऑलरेडी होते हुए दिखी 1500 से लेकर 1800 का जो समय था उसके बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। ये आपको मैंने ब्रिटिश वर्सेस मुगल्स वाले वीडियो में बताया था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक लिटरली कंपनी थी जिसका प्राइमरी पर्पस था प्रॉफिट कमाना, और अलग अलग देशों को कॉलोनाइज करके ये प्रॉफिट के ही पीछे भागते थे। वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे तो इन्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन आज के दिन की कंपनी से फर्क ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अपनी एक खुद की प्राइवेट आर्मी भी थी। अवतार फिल्म में अगर आपने नोटिस किया हो सेम चीज दिखाई गई है। एक मेगा कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है RDA। अवतार के यूनिवर्स में इसे लार्जेस्ट सिंगल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। ये कंपनी स्पेस की फील्ड में काम कर रही है और इसके पास इतनी ताकत है जितनी सरकारों के पास भी नहीं है धरती पर। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी प्राइवेट आर्मी होती थी, RDA के पास भी अपनी प्राइवेट आर्मी है जिसका ये इस्तेमाल करते हैं पैंडोरा पर लड़ाई छेड़ने में अवतार की पहली फिल्म में। इस फिल्मी दुनिया में बताया गया है कि कैसे RDA के पास मोनोपोली राइट्स है सारे प्रोडक्ट्स के जिन्हें शिप किया जाता है, डिराइव किया जाता है या डेवलप किया जाता है पैंडोरा में या धरती के बाहर किसी भी लोकेशन में। काफी सिमिलर ईस्ट इंडिया कंपनी से जिस एरिया को वो कॉलोनाइज करते थे वहां बनाया जाने वाला सारा सामान, सारी चीजें, सारे क्रॉप्स, उन पर पूरी मोनोपोली होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। लेकिन ये सारी चीजें तो काफी ऑब्वियस हैं। आइए उन छोटी डिटेल्स को देखते हैं जो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आती। इन बारीकियों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कैसे फिल्म का हर सेट असल जिंदगी की परछाई है। जेम्स कैमरॉन एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया भी था कि कैसे जो समय बीता था अवतार 1 और अवतार 2 के बीच में, बहुत लंबा समय था, ये 13 साल का। इसमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इन्होंने कंसिडर किया था कि ये फिल्म डायरेक्शन छोड़ दें। I almost bailed on being a filmmaker. And the thing that kept me in the game was the possibility of the Avatar universe reaching a lot of people with a persistent message and reaction on part of the audience to maybe fight for and protect. लेकिन फॉर्चुनेटली इन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये अवतार 2 फिल्म मिली। बट क्योंकि ये इतने पैशनेट हैं इन्वायरमेंट को लेकर, धरती पर मौजूद वाइल्ड लाइफ और प्लांट लाइफ को लेकर, तो पैंडोरा की जो दुनिया इन्होंने बनाई है वो एक्चुअली में धरती से ही इंस्पायर्ड है। जैसे कि पैंडोरा में जो फ्लोटिंग पहाड़ आप देखने लग रहे हैं, इन्हें कंपेयर कीजिए चाइना के ज़ांगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क के पहाड़ों से। आपको क्लियरली दिखेगा कि पैंडोरा के पहाड़ों का इंस्पिरेशन कहां से आया है। लेकिन ये इकलौती चीज नहीं है। जापान में आशिकागा फ्लावर पार्क में मौजूद इस विस्टेरिया ट्री को देखिए। एक ऐसा पेड़ जो 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। स्प्रिंग के समय में जब फूल चढ़ते हैं इस पेड़ पर तो वो बड़े ही सुंदर पिंक और पर्पल कलर के इस तरीके से दिखते हैं। वैसे तो इस प्रकार के पेड़ हमेशा ही ऐसे दिखते हैं, लेकिन जापान में स्पेसिफिकली ये वाला जो पेड़ है ये बहुत बड़ा है। और अब अवतार में दिखाए गए ट्री ऑफ सोल्स को देखिए, कितना सेम टू सेम है। अवतार की फिल्म में एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि कैसे सारी चीजें ग्लो कर रही होती हैं डार्कनेस में। चमकीली सी ब्लूइश ग्रीन कलर की लाइट सी निकलती है, क्योंकि बताया जाता है पैंडोरा पर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज हैं। एक बार फिर से ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ पैंडोरा पर मौजूद है। जमाइका देश में इस बायोल्यूमिनेसेंट लगून को देखिए। यहाँ पानी में मौजूद बहुत छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्लू कलर में लाइट अप कर जाते हैं जब आप अपना हाथ हिलाते हैं पानी के अंदर। धरती पर टोटल में 4 बायोल्यूमिनेसेंट लगून्स हैं।
ये आपको मिलेंगे इंडोनेशिया, बहामास, पुएर्टो रिको और जमाइका में। इसके अलावा न्यूजीलैंड में आपको ऐसी केव्स मिलेंगी जहां पर ग्लो वॉर्म्स लाइट अप करते हैं। और यही बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टीज का जीता जागता एग्जाम्पल अगर आपको अपने पड़ोस में देखना है तो दिल्ली में फायरफ्लाइज भी मिलती हैं। इसके अलावा पैंडोरा पर मौजूद चमकीली रोशनी का एक और इक्विवेलेंट आपको धरती पर मिलेगा, नॉर्दर्न लाइट्स। फिनलैंड, आइसलैंड जैसे नॉर्डिक देशों में जहां पर कई बारी आसमान में इस तरह की लाइट्स दिखाई पड़ती हैं। ये तब होता है जब सूरज से आने वाले एनर्जेटिक पार्टिकल्स धरती की मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ओरिएंट हो जाते हैं। कमाल का नजारा होता है ये। इसमें रेड कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, बहुत से कलर्स दिखाई देते हैं। इस पर मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब अवतार की सेकंड फिल्म में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है पैंडोरा पर मौजूद एलियंस की एक नई ट्राइब से, द मेटकाइना रीफ पीपल। ये मेटकाइना के लोग दिखने में नावी के लोगों से काफी अलग होते हैं। इनका स्किन कलर ब्लू कम ग्रीन ज्यादा होता है, आंखें ज्यादा बड़ी होती हैं, इनके फोर आर्म्स और लोअर लेग्स पे एक फिन जैसा स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही साथ इनकी जो पूंछ है वो ज्यादा ब्रॉडेंड है, पैडल की तरह है। नावी के लोगों की जो पूंछ होती है उनमें बाल होते हैं पूंछ के एंड पर। ये सब इसलिए क्योंकि दिखाया जाता है मेटकाइना लोगों की एवोल्यूशन जो है वो थोड़ी अलग हुई है नावी लोगों के कंपैरिजन में। ये लोग पानी के आसपास रहने के लिए अडेप्ट किए हैं, जबकि नावी लोगों की अडेप्टेशन जंगल में रहने के लिए हुई है। आपको क्या लगता है ये सब जेम्स कैमेरॉन की इमेजिनेशन है? नहीं, यहाँ भी धरती पर मौजूद किसी चीज से इंस्पिरेशन ली गई है। जेम्स कैमेरॉन ने खुद बताया नेशनल ज्योग्राफिक को इंटरव्यू देते वक्त कि ये जो आइलैंड्स दिखाए गए हैं इस सेकंड फिल्म में, ये पैसिफिक आइलैंड से इंस्पायर्ड हैं, जैसे कि माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। और जो मेटकाइना लोग दिखाए गए हैं ये इंस्पायर्ड हैं सामा बाजाऊ आदिवासी, जिन्हें इंडोनेशिया और फिलीपींस के कुछ आइलैंड्स पर पाया जा सकता है। इन्हें सी जिप्सीज या सी नोमैड्स भी कहा जाता है। इनके बारे में सबसे हैरान कर देने वाली चीज ये है कि ये बेटर इवॉल्व किए हैं पानी के आसपास रहने के लिए। इन लोगों में कमाल की काबिलियत है फ्री डाइविंग की। ये बहुत सारा समय अपना पानी के अंदर गुजारते हैं। कुछ बाजाऊ ट्राइबल लोगों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके बचपन में ही ईयर ड्रम्स फट जाते हैं डाइविंग की वजह से। हालांकि इसका बुरा इंपैक्ट ये होता है कि जब वो बूढ़े होते हैं तब उनको हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन एडवांटेज इसका ये होता है कि और फ्रीली डाइव कर पाते हैं पानी के अंदर, समुद्र में और नीचे तक जा पाते हैं। रिपोर्ट किया जाता है कि एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा पानी के अंदर बिताते हैं। 2018 की एक स्टडी ने बताया था कि बाजाऊ लोगों की जो स्प्लीन है वो 50% ज्यादा बड़ी है आम लोगों के कंपैरिजन में, और इनके खून में आपको ज्यादा हीमोग्लोबिन की मात्रा मिलेगी। इसकी मदद से ये ज्यादा देर तक सांस रोक पाते हैं जब ये पानी के अंदर डाइव करते हैं तो। और कई केसेस में पाया गया है कि जेनेटिकली ये पानी के अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से देख पाते हैं। वैसे पानी के अंदर देखने की बात करी जाए तो मेटकाइना लोगों के बारे में पैंडोरा पर बताया जाता है कि इनकी एक तीसरी आईलिड है जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दोस्तों एक्चुअली में एक ऐसी चीज है जो आपको कई जानवरों में मिलेगी। यह आमतौर पर ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है और आंख के ऊपर ये एक तीसरा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन के लिए होता है। तेजी से स्विमिंग करते वक्त कुछ आंखों में ना घुस जाए, आंखों को मॉइस्चराइज रखा जा सके और विजिबिलिटी ज्यादा बेहतर हो। ये पोलर बेयर में भी पाया जाता है जहां पर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से पोलर बेयर की आंखों को प्रोटेक्ट करता है ताकि स्नो ब्लाइंडनेस ना हो इन्हें। वैसे दोस्तों हॉलीवुड फिल्मों में ऐसी गहरी डिटेल्स को समझने के लिए इंग्लिश फ्लुएंटली आनी बहुत जरूरी होती है। अब कहने के लिए तो हम सबको स्कूल में इंग्लिश में लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि कैसे इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सके, इंग्लिश के नेटिव स्पीकर्स के साथ बड़े आराम से कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सके। इस लेवल तक इंग्लिश में फ्लुएंट बनना तभी पॉसिबल है जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और ये करने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है कैमली ऐप। कैमली की 1-on-1 क्लासेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। अब कैमली ने अपनी ग्रुप क्लासेस लॉन्च करी है ताकि इंग्लिश को प्रैक्टिस करना और अफोर्डेबल बन जाए। ये इकलौता लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं नेटिव स्पीकर्स के साथ बात करके, यूके और यूएसए जैसी जगहों के ट्यूटर्स से। इनकी ग्रुप क्लासेस में आपके अलावा 2 और स्टूडेंट्स होंगे जो अलग अलग देशों से होंगे, जैसे ब्राजील, जापान, कोरिया। वो भी इंग्लिश में फ्लुएंट बनना सीख रहे होंगे। तो एक बड़ा ही अच्छा सोल्यूशन है अगर आपको डर लगता है इंग्लिश में बात करने से, उसे ओवरकम करने का। अभी कैमली पर एक न्यू लॉन्च ऑफर चलने लग रहा है। अप टू 45% डिस्काउंट्स मौजूद हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अब फिल्म में दिखाया गया है कि पानी के ऊपर मौजूद इंसानों के द्वारा बनाए गए ये बड़े बड़े आरडीए के जहाज, जिसका इंसान इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये बड़े से जहाज पानी के ऊपर हॉवर करते रहते हैं। देखकर लगे आपको क्या फ्यूचरिस्टिक सी टेक्नोलॉजी है, काश ये असल जिंदगी में होते। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं। ये इंस्पायर्ड हैं इक्रानोप्लान्स से। इक्रानोप्लान्स कुछ ऐसे दिखने वाले जहाज जिन्हें सोवियत यूनियन के द्वारा डेवलप किया गया था साल 1960s में।
ये पानी के ऊपर हॉवर करते हैं, एक प्लेन जैसे दिखते हैं। और इनका फायदा सबसे बड़ा ये कि इन्हें ना तो रेडार के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये एरोप्लेन की तरह इतनी ऊपर नहीं उड़ने लग रहे हैं, और ना ही इन्हें सोनार के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पानी के ऊपर मौजूद नहीं है। और क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है पानी के साथ, तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिसकी मदद से ये बहुत तेज उड़ सकते हैं। सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया ये सबसे बड़ा इक्रानो प्लान था KM। इसके सामने ही 10 जेट इंजन्स लगाए गए थे, और ये जो फुटेज आप देखने लग रहे हो ये असली फुटेज है इसकी, जब इसे टेस्ट किया जा रहा था। इन जेट इंजन्स की मदद से ये लिफ्ट अप कर पाता था पानी के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये चीज आज क्यों नहीं देखने को मिलती। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में बहुत कमियां थी। इन इक्रानो प्लान्स को टर्न करने में बहुत बड़ा रेडियस चाहिए होता था। जो समुद्र का पानी था वो इंजन को करोड़ कर देता था, और इस पूरे प्लेन को ऑपरेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था। 1980s तक आते आते सोवियत की सरकार ने रियलाइज किया कि इस टेक्नोलॉजी पर और पैसे स्पेंड करना सही नहीं होगा, बड़ी बर्बादी हो रही है हमारे पैसों की, इससे अच्छा कहीं और इन पैसों को इस्तेमाल कर लिया जाए, और इसकी डेवलपमेंट को वहीं पर अबैंडन कर दिया गया। ऐसी ही एक और टेक्नोलॉजी फर्स्ट अवतार की फिल्म में दिखाई गई है। एक बड़ी सी माइनिंग मशीन जिसका इंसान इस्तेमाल कर रहे हैं पैंडोरा पर अनऑब्टेनियम को माइन करने के लिए। अनऑब्टेनियम एक बड़ा ही रेयर मिनरल बताया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है, और जो फर्स्ट अवतार मूवी थी उसमें तो रीजन ही यही बताया जाता है कि इंसान पैंडोरा पर आए क्यों, माइनिंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। इंसान नहीं बोलना चाहिए मुझे, RDA बोलना चाहिए, क्योंकि यहां पर ब्लेम इस बड़ी कंपनी पर जाता है। अब माइनिंग करने के लिए जिस ये भयंकर मशीन का इस्तेमाल करने लग रहे हैं ये धरती पर भी मौजूद है, एक बकेट व्हील एक्सकेवेटर जिसका नाम है बैगर 293। ये बैगर 293 इंसानों के द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन मशीन है टिल डेट। ये आपको मिलेगी जर्मनी में एक कोल माइन में। ये मशीन इतनी बड़ी है कि ये 96 मीटर्स ऊंची है, यानी आईफिल टावर की हाइट का 1/3, 225 मीटर लंबी है, और 14,000 टन इसका वजन है। इतने भयंकर तरीके से जो माइनिंग करती है, 2 लाख टन मिट्टी को ये माइन कर सकती है सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर। और ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसके ऊपर चढ़ने में आपको 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। सबसे कमाल की बात शायद इसके बारे में ये है कि ये मशीन मूवेबल है, तो एक व्हीकल है ये जिसे एक से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। लेकिन मूव करते वक्त इसकी स्पीड है 0.1 किलोमीटर पर आवर, और इसे मूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जहां जहां इस मशीन को लेकर जाओगे वहां वहां जो भी सड़क बनाई हुई है इसके वजन से अपने आप ही टूट जाएगी। हाल ही में इस मशीन के सामने लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे जर्मनी में कोल माइनिंग के अगेंस्ट। अब पैंडोरा पर मौजूद जानवरों की बात करें तो वो भी धरती पर मौजूद जानवरों से इंस्पायर्ड है। ईलू, जिस क्रीचर का ये बहुत इस्तेमाल करते हैं सेकंड मूवी में, ये एक पोकेमॉन की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअली में अब आप फोटो देखिए प्लेसियोसॉर की, एक एंशिएंट मरीन रेप्टाइल जो धरती पर करीब 200 मिलियन साल पहले रहता था। सेम टू सेम बिल्कुल। फिर पैंडोरा का एक और जानवर जिसने अवतार 2 फिल्म में एक बड़ा अहम रोल निभाया है, टुलकुन। इन्हें इक्वेट किया जा सकता है धरती पर मौजूद वेल्स से। टुलकुन्स की तरह वेल्स भी बहुत हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं। डॉल्फिन्स और वेल्स को एक्चुअली में डॉग से ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका बहुत बड़ा दिमाग होता है, ब्रेन का साइज जो है वो काफी बड़ा है। फिल्म में टुलकुन्स को दिखाया गया है कि वो इतने इंटेलिजेंट है कि पैंडोरा के लोग उनसे बात भी कर पाते हैं। अब धरती पर दोस्तों जो वेल्स और डॉल्फिन्स के ब्रेन है उनमें एक स्पेशलाइज्ड ब्रेन सेल्स मौजूद है जिन्हें स्पिंडल न्यूरॉन्स कहा जाता है। इनकी मदद से माना जाता है कि ये चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकती हैं, याद रख सकती हैं, रीजन कर सकती हैं, कम्युनिकेट कर सकती हैं। इनफैक्ट दिमाग का वो हिस्सा जो इमोशंस को प्रोसेस करता है, लिम्बिक सिस्टम इसे कहा जाता है, डॉल्फिन्स और वेल्स के लिए वो एरिया इंसानों से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो शायद ये कहा जा सकता है कि समुद्र में मौजूद ये जीव हमसे ज्यादा इमोशनल है। कोई जानवर कितना इंटेलिजेंट है उसे नापने के लिए अक्सर एक मिरर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कि जानवरों के सामने एक शीशा रखा जाता है और ये देखा जाता है कि क्या वो जानवर खुद को पहचान पा रहा है कि हाँ मेरी रिफ्लेक्शन दिख रही है या शीशे में, तो कोई दूसरा जानवर नहीं दिख रहा। ये स्किल जो होती है बड़ी रेयर है जानवरों में। इंसानों के अलावा बॉटल नोज डॉल्फिन्स, चिंपांजीज, एलिफेंट्स और मैगपाइज ही कुछ ऐसे जानवर हैं जो ये एक्चुअली मिरर टेस्ट को पास कर पाते हैं। इंसानों के बच्चे मिरर टेस्ट को करीब 12 महीने के बाद पास कर पाते हैं, लेकिन डॉल्फिन्स के बच्चे मिरर टेस्ट को सिर्फ 7 महीने की एज पर पास कर देते हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी पता लगाया रिसर्च करके कि कुछ डॉल्फिन की स्पीशीज ऐसी हैं जो अलग अलग डॉल्फिन के मेंबर्स को नाम के द्वारा आइडेंटिफाई कर पाती हैं। उन्होंने बाकी और डॉल्फिन्स के लिए सिग्नेचर विसल्स बना रखी हैं, यानी एक अलग अलग तरीके की सीटियां हैं। इस तरीके की सीटी बजेगी तो उसका नाम बुलाया जा रहा है, एक ऐसी तरीके की सीटी बजेगी तो उस दूसरी डॉल्फिन को बुलाया जा रहा है। और जो छोटी डॉल्फिन्स होती हैं वो अपना नाम सीखती हैं अपनी मदर से, और उस नाम को वो अपनी पूरी थ्रू आउट द लाइफ कैरी ऑन करती हैं।
What they are born with is the ability to mimic and mirror whatever their mother does. And this is how they learn to survive. ये जो इंपॉर्टेंस है यहाँ पर डॉल्फिन्स और व्हेल्स की, इसी को ही दर्शाने लग रहे हैं जेम्स कैमरॉन अवतार 2 फिल्म में। इंटरेस्टिंगली इससे पहले जेम्स कैमरॉन ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी नेशनल ज्योग्राफिक के लिए, सीक्रेट ऑफ द व्हेल्स। एक और बड़ा प्रूफ इस चीज का कि जेम्स कैमरॉन ये इंटेंशनली करने लग रहे थे। अवतार 2 में जो व्हेल्स की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, फिल्म में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है जो कुछ ऐसा दिखता है। ये भी एक रियल लाइफ फोटो से इंस्पायर्ड है जो एक व्हेल की ली गई थी, और इन्हीं व्हेल्स को बचाना कितना जरूरी है इसे भी फिल्म में रिफ्लेक्ट किया गया है। इतिहास में हम पीछे जाएं तो हमें दिखता है कि 1600s के टाइम में कमर्शियल व्हेलिंग पॉपुलर होनी शुरू हुई ब्रिटिश और डच के द्वारा। साल 1712 में पहली बार एक स्पर्म व्हेल को पकड़ा गया इंसानों के द्वारा, और यह बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि स्पर्म व्हेल्स आमतौर पर डीप ओशन में पाई जाती है, तो बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है उन्हें पकड़ने के लिए। व्हेल्स का शिकार करके इंसान इनसे व्हेल ऑयल निकालते थे, जिसकी 18th और 19th सेंचुरी में बड़ी हाई डिमांड थी क्योंकि इसे फैक्ट्रीज में लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता था और घरों में लाइटें जलाने के लिए। ये सिर्फ साल 1879 में ही था जब पेंसिल्वेनिया में पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई और स्पर्म व्हेल ऑयल की डिमांड कम हुई। लेकिन इसके कुछ दशकों बाद एक बार फिर से व्हेलिंग की डिमांड बढ़ी जब फैट सप्लाईज की कमी होने लगी साबुन बनाने के लिए। 1900s के शुरू में करीब हर साल 2000 से लेकर 20,000 व्हेल्स मारी जाती थी इन लोगों के द्वारा। नॉर्वे देश बड़ा इन्फ्लुएंशियल बन चुका था इस समय पर व्हेलिंग में, क्योंकि एक नॉर्वेजियन ही थे स्वेंट फोइन जिन्होंने पहली स्टीम पावर्ड व्हेल कैचर शिप का इन्वेंशन किया। जहाज पे मौजूद इन्होंने हार्पून कैनन को पेटेंट करवाया। इस हार्पून के आगे एक ग्रेनेड लगा होता था व्हेल को मारने के लिए। ये खतरनाक दिखने वाली हार्पून गन कुछ ऐसी दिखती थी, और अगर आपको ये देखी देखी लग रही है तो अवतार की फिल्म में बड़ी सिमिलर इक्विपमेंट दिखाई गई है पैंडोरा पर मौजूद टुल्कुन्स को मारने के लिए। टाइम में आगे बढ़े तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद व्हेल ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था यूरोप के लिए, और व्हेल मीट की बहुत हाई डिमांड थी जापान और रशिया जैसे देशों में। ब्रिटिश और नॉर्वेजियन कंपनीज 80% से ज्यादा ट्रेड को कंट्रोल करके रखती थी, और इनके सक्सेस की वजह से और देश आने लगे व्हेल्स की हंटिंग करने के लिए, नेदरलैंड, सोवियत यूनियन और जापान। इसी टाइम के अराउंड था कि इंसानों ने रियलाइज किया कि अगर हम इसी तरीके से व्हेल्स की हंटिंग करते चले गए तो एक दिन ये व्हेल्स खत्म हो जाएंगे। 1946 में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के द्वारा एक लिमिट लगाई गई कि कितनी व्हेल्स को मारा जा सकता है एक साल में। इन्फोर्स करना इसे बहुत मुश्किल था। 15,000 ब्लू व्हेल यूनिट्स की लिमिट लगाई गई थी। इसे बाद में एडजस्ट करके 2,300 ब्लू व्हेल यूनिट्स तक किया गया 1962 में। लेकिन जल्द ही रियलाइज किया इन्होंने कि व्हेल्स की मात्रा बहुत तेजी से खत्म होने लग रही है, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है ये। तभी 1963 में हम्पबैक व्हेल्स को प्रोटेक्ट किया गया, 1965 में ब्लू व्हेल्स को प्रोटेक्ट किया गया, और साल 1982 में कमर्शियल व्हेलिंग पर बैन लगा दिया गया इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के द्वारा। इस बैन की वजह से कुछ व्हेल स्पीशीज की आज के दिन जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, जैसे कि हम्पबैक व्हेल्स जिनकी संख्या 1950s में 500 से भी कम हो गई थी। आज के दिन इनके इंडिविजुअल नंबर्स 25,000 से ऊपर है। ये व्हेल्स एंडेंजर्ड की कैटेगरी से हटके लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आ गई है, और इनकी जो ओरिजिनल पॉपुलेशन हुआ करती थी वो 93% रिकवर हो चुकी है। अनफॉर्चुनेटली सारी व्हेल स्पीशीज के साथ ऐसा नहीं हुआ है। ब्लू व्हेल आज के दिन भी एंडेंजर्ड है, स्पर्म व्हेल आज के दिन भी वल्नरेबल है, और इस कमर्शियल व्हेलिंग के बैन के बावजूद भी 3 देश हैं आज के दिन जिन्होंने इस बैन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, आइसलैंड, नॉर्वे और जापान। इनमें से आइसलैंड को लेकर सबसे कम कंसर्न है क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल के बाद से वो भी कमर्शियल व्हेलिंग बंद कर देगा। नॉर्वे दूसरी तरफ मिंकी व्हेल्स की हंटिंग को सपोर्ट करता है मीट के लिए, और जापान साइंटिफिक पर्पसेस के लिए कमर्शियल व्हेलिंग को अलाउड रखता है। अब ये साइंटिफिक पर्पसेस एक बहुत बड़ा बहाना है जापान की तरफ से, क्योंकि जो व्हेल्स को मारा जाता है रिसर्च साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, उन व्हेल्स की मीट को भी एक्सट्रैक्ट करके बेचा जाता है खाने के लिए। 2010 से लेकर 2020 का जो समय था, बहुत बारी जापान के जहाज एंटार्क्टिका की कंजर्वेशन जोन में जाकर हंटिंग करते थे व्हेल्स की। और अगर आपको याद हो, डिस्कवरी चैनल पर एक जबरदस्त शो आता था इसको लेकर, व्हेल वॉर्स नाम से। एक एनवायरमेंट कंजर्वेशन ग्रुप सी शेफर्ड नाम से अपने जहाजों को लेकर जाता था उन व्हेलिंग के जहाजों को रोकने के लिए, लिटरली फिजिकली ब्लॉक करने के लिए, कि वहां पर जापान का कोई जहाज है जो इस व्हेल की हंटिंग करने लग रहा है, हम अपने जहाज को बीच में ले जाएंगे उसको रोकने के लिए, उस व्हेल की जान बचाने के लिए। फाउंडर पॉल वॉटसन बताते हैं कि कैसे जापान ने एक एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर दिया कि अगर कोई भी इनके व्हेलिंग वाले जहाज के 500 मीटर के अंदर अंदर आएगा तो। और ये सब कुछ बदल गया साल 2018 से, जब जापान ने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन को ही छोड़ दिया। We decided to resume commercial whaling from July 2019 and to withdraw from the International Convention for the Regulation of Whaling.
तो ये जो सारा बहाना था कि साइंटिफिक पर्पसेस के लिए व्हेलिंग करी जा रही है, ये सब खत्म। आज के दिन IWC जापान को एक पायरेट व्हेलिंग कंट्री मानता है जो इंटरनेशनल लॉ के बाहर एक्ट कर रहा है। जापान का दूसरी तरफ कहना है कि IWC ने ज्यादा कुछ नहीं किया सस्टेनेबल कमर्शियल व्हेलिंग को प्रमोट करने के लिए। उनके अकॉर्डिंग यहां पर व्हेल्स को प्रोटेक्ट करना सिंगल पर्पस नहीं होना चाहिए, हमें कुछ हद तक व्हेल्स की हंटिंग अलाउ करनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि इस सब का अवतार फिल्म से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है दोस्तों, बहुत गहरा कनेक्शन है, ऐसी डिटेल जो आप में से किसी ने नोटिस नहीं करी होगी। RDA के जो जहाज हार्पून लेकर टूलकुन्स की हंटिंग करते हैं पैंडोरा पर, उस हार्पून कंपनी का नाम जापानीज में लिखा होता है और जापान के फ्लैग्स के कलर इस्तेमाल किए गए होते हैं। जेम्स कैमरॉन इशारा कर रहे हैं कि कैसे जापान आज के दिन वन ऑफ द ओनली कंट्रीज है जो व्हेल्स की हंटिंग को इस तरीके से सपोर्ट करता है। और अवतार की फिल्म में जो टूलकुन हंटिंग का सीन दिखाया गया है, यही कारण है कि वो इतने डिटेल्ड तरीके से दिखाया गया है ताकि लोग समझें किस तरीके से व्हेल्स को मारा जाता है। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जेम्स कैमरॉन उन लोगों में से हैं जिन्होंने एक्चुअली में सबमरीन लेकर नीचे डाइव करी थी ओशन के अंदर। 2012 की बात है, कैमरॉन अपनी सबमरीन चैलेंजर डीप का इस्तेमाल करके ओशन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में गए थे, मारियाना ट्रेंच। ये पहले इंसान बने जो अकेले गए सबमरीन लेकर इतनी नीचे, दुनिया के डीपेस्ट पार्ट पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्हें समुद्र से और अर्थ की बायोडाइवर्सिटी से बड़ा लगाव है और धरती को बचाना यही मैसेज है जो ये अपनी फिल्मों में देना चाहते हैं। इनके खुद के शब्दों में, द कोरल रीफ्स विल बी अ थिंग दैट एग्जिस्ट्स ओनली इन फिल्म्स इन 50 to 75 years in most places around the planet. That's not okay. When I was a kid, I aspired to become a diver so I could go and see this wonder and this beauty myself. And then I spent decades exploring and enjoying that world. My kids and my grandchildren won't be able to do that. And so it's to remember to celebrate, fall in love with again, and therefore remember to protect that which we are losing. आपकी क्या राय है इस फिल्म के बारे में? नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया यहाँ क्लिक कर और ऐसे ही सोशियो कल्चरल टॉपिक पर वीडियोस देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।